Hello students, I am Ravi Pratap Singh, your botany teacher. Today I am going to start the chapter Principles of Inheritance and Variations. इसको हम जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो एक एक करके हम इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बताते जाएंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले टर्म आता है जेनेटिक्स। व्हाट इज़ जेनेटिक्स? हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि जेनेटिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय W. बेटसन, विलियम बेटसन इनका पूरा नाम था। तो ये बहुत ही फेमस जेनेटिशियन थे, ये बहुत ही फेमस थे। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या है हम आपको बताने वाले हैं। जेनेटिक्स डील्स विथ द स्टडी ऑफ heredity and variations. यहाँ पे दो चीज़ें हैं। तो जेनेटिक्स बेसिकली, अगर हम जेनेटिक्स के बारे में बात करें ना, तो जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन से रिलेटेड है ये। तो जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। यहाँ पे दो शब्द यूज हुआ है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो अगर हम यहाँ पे देखें हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी आपको पता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर होते हैं, इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ट्रांसफ़र होना ही, ट्रांसमिशन होना ही हेरिडिटी कहलाता है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग को हम प्रोजनी भी बोलते हैं। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है उसे ही हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो एक शब्द यहाँ पे यूज हुआ है इनहेरिटेंस। चैप्टर का नाम ही है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इनहेरिटेंस एक टर्म यहाँ पे यूज हुआ है। एक्चुअल में इनहेरिटेंस और हेरिडिटी ये आपस में ना कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड टर्म है। इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पे ये हो गया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स from the parents to the offsprings। तो जो प्रोसेस है ना, हेरिडिटी का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इसका एक पार्ट आप ये मान लो कि ये हो गया ना, इस ट्रांसमिशन वाला जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हेरिडिटी, और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ये जो इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। और ये जो इनहेरिटेंस होता है, इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। It is the basis of heredity.
तो ये अलग अलग टर्म्स है, आपको जो मेमोराइज करना है, समझना है, याद करना है। नाउ वी एक्सप्लेन द टर्म वेरिएशन। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है वेरिएशन। तो वेरिएशन का क्या मतलब है हम आपको बताने वाले हैं। तो ये अलग अलग है जो आपको समझना है, नोट डाउन करना है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? नाउ वी टॉक अबाउट वेरिएशंस। एक्चुअल में जैसे आपको ये पता है कि जो मान लीजिए पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट्स के मान लीजिए जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए, तो क्या आप ये बताओ क्या ऑफ स्प्रिंग सारे एक जैसे होते हैं क्या? मान लीजिए आप दो भाई हो या आपकी दो बहनें हैं, तो क्या बिल्कुल वो एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं क्या? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उनमें जो डिफरेंसेस होता है उसी डिफरेंसेस को हम बोलते हैं वेरिएशंस। तो वेरिएशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं द डिग्री बाय विच ऑफ स्प्रिंग्स differ from their parents. The degree by which offsprings differ from their parents, इसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जैसे पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर, ऐसे ऑफस्प्रिंग तो होते नहीं हैं, तो उनमें जो डिफरेंसेस होता है ना, वही वेरिएशन है। या आप ये मान लो जैसे सिबलिंग्स हैं, भाई भाई हैं, बहन बहन हैं, तो या भाई बहन है, तो उनमें क्या एग्जैक्टली सिमिलरिटी तो होता नहीं है, उनमें डिफरेंसेस भी होता है बहुत ज़्यादा। तो उसी डिफरेंसेस को हम बोलते हैं वेरिएशंस। तो ये वेरिएशंस आता कैसे है, पॉपुलेशन में एराइज कैसे होता है, हमको इसी के बारे में बात करना है। तो ये जो वेरिएशन है, एराइज इन पॉपुलेशन ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने जैसे पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है मियोसिस पढ़ा होगा, तो उसमें एक प्रोसेस पढ़ा होगा क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस में आपने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर, जिसमें क्रोमोजोम है उसके सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, उसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर हो गया एंड म्यूटेशन। ये मेनली ये दो प्रोसेस ऐसा है ना जिसकी वजह से पॉपुलेशन में वेरिएशन आता है। तो ये इसी की वजह से वेरिएशन आता है। वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस। जो ऑफस्प्रिंग में डिफरेंसेस होता है अपने पेरेंट्स से, या सिबलिंग में जो डिफरेंसेस होता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। यहाँ पे हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। जो जेनेटिक्स आपको समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका मतलब क्या है हम आपको बता देते हैं। एक करके बहुत सारे टर्म्स हैं, हम आराम से बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक टर्म यूज हुआ है फैक्टर्स। तो ये जो फैक्टर टर्म है, टर्म यूज्ड बाय मेंडल। तो ये जो फैक्टर टर्म है, फैक्टर टर्म सबसे पहले मेंडल साहब ने यूज किया था। तो फैक्टर एक्चुअल में उस टाइम पे जीन के बारे में कुछ पता नहीं था किसी को, तो मेंडल साहब ने सबसे पहले फैक्टर टर्म यूज किया उस सेगमेंट्स के लिए, डीएनए के सेगमेंट्स के लिए जो कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है।
तो फैक्टर्स को ही अब जीन बोला जाता है। तो उसी जीन को मेंडल साहब उस टाइम पे, क्योंकि जीन का डिस्कवरी हुआ नहीं था, तो मेंडल साहब ने उसको फैक्टर बोल दिया था। कंट्रोल द एक्सप्रेशन या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो मेंडल साहब ने ना बोल दिया कि जो फैक्टर होता है, फैक्टर ही कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। एक टर्म यूज होता है जीन। जीन टर्म सबसे पहले दिया था टर्म यूज्ड बाय जॉनसन साहब ने सबसे पहले जीन शब्द का यूज किया था। तो जीन जो होता है ये स्मॉल सेगमेंट है ऑफ डीएनए। जीन जो होता है ये स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का, which controls the expression of characters, expression of character। तो जीन को ना हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन को हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो फैक्टर और जीन दोनों बात एक ही है, बस ये अलग अलग टर्म यूज किया हुआ था। तो मेंडल साहब को जीन के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने उसी को फैक्टर बोला था। बाद में ही फैक्टर को जीन बोल दिया गया था, जॉनसन साहब ने बोला था। और भी हम कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बात कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एलील या एलिलोमॉर्फ्स। एक टर्म यूज होता है एलील या एलील्स या एलिलोमॉर्फ्स। तो ये जो एलील या एलिलोमॉर्फ्स टर्म है, सबसे पहले ये शब्द यूज किया था टर्म गिवन बाय बेटसन। बेटसन साहब ने सबसे पहले एलील या एलिलोमॉर्फ टर्म का यूज किया हुआ था। तो एलील या एलिलोमॉर्फ का मतलब ये होता है ना, जैसे आप देखोगे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पे जो सिक्का हो गया ना, सिक्का जीन है, और इसके जो दो पहलू हैं, हेड और टेल है, वो एलील हो गया। तो एलील, जीन, फैक्टर, ये सारे टर्म ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे हम एलील या एलिलोमॉर्फ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अल्टरनेटिव, और वी कैन से स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन। एक जीन के जो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं एलील्स। जैसे आप ये देख लो, एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे टी जीन है, टी जीन फॉर प्लांट हाइट। इन पी प्लांट में जो हाइट होता है ना, कंट्रोल्ड बाय टी जीन।
तो यहाँ पे जीन है टी जीन, और टी जीन के आप देखेंगे ना दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, एक तो है कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी। तो ये दोनों हो गए एलील्स, ये हो गए एलील्स। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों एलील्स है और जीन है यहाँ पे टी जीन। तो एलील या एलीलोमॉर्फ्स क्या है? अल्टरनेटिव या स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन कॉल्ड एलील्स। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखना है, एक जीन के दो एलील्स होते हैं। टी जीन के यहाँ पे दो एलील्स है, 2 एलील्स है यहाँ पे। एक एलील जो होता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट को हम वाइल्ड एलील भी बोलते हैं, और दूसरा वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं रिसेसिव, या इसको म्यूटेंट एलील भी बोला जाता है। रिसेसिव या म्यूटेंट एलील भी इसको बोला जाता है। एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा, म्यूटेंट होगा। तो एक जीन के दो एलील होते हैं, आपको यहाँ पे याद रखना है, एक जीन के दो एलील होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे काम की बात आपको हम बताने वाले हैं। मेंडेलियन कैरेक्टर्स वर मोनोजेनिक एंड डाई एलेलिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, मेंडेलियन कैरेक्टर्स वर मोनोजेनिक एंड डाई एलेलिक। जैसे आपने पढ़ा हुआ है, आगे भी हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं भी। मेंडल साहब ने मटर के ऊपर 7 ईयर्स एक्सपेरिमेंट किया और 7 कैरेक्टर का स्टडी किया। 7 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर्स का उन्होंने स्टडी किया। तो आप ये बताओ, हमने यहाँ पे लिखा है मेंडेलियन कैरेक्टर्स वर मोनोजेनिक एंड डाई एलेलिक। इसका मतलब ये है मोनोजेनिक, सिंगल जीन। इट मीन्स मेंडल साहब ने जितने भी कैरेक्टर का स्टडी किया, 7 कैरेक्टर का स्टडी किया, और हर एक कैरेक्टर मोनोजेनिक था। मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ ईच कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन हैविंग 2 एलील्स। जैसे मान लीजिए एक कैरेक्टर था स्टेम हाइट के लिए कौन सा जीन था? टी जीन, और उसके कितने एलील थे? 2 एलील। ऐसे ही जो बाकी 6 कैरेक्टर और भी रहा होगा, 6 कैरेक्टर्स रहे होंगे, तो हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रहा होगा बस, और उसके कितने एलील्स रहे होंगे? 2 एलील्स रहे होंगे। मीन्स 7 कैरेक्टर का स्टडी किया तो 7 जीन रहा होगा। एलील कितना? 14 एलील्स रहा होगा। और आपने ये भी हमने बताया अभी कि एक जीन के 2 एलील हैं, और दोनों एलील एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम आपको और भी बताने वाले हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक टर्म यूज होता है डोमिनेंट, एक टर्म यूज होता है डोमिनेंट और एक टर्म यूज होता है रिसेसिव। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों टर्म का मतलब हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले डोमिनेंट क्या होता है आपको ये समझना ज़रूरी है। एक्चुअल में पॉपुलेशन में जो कैरेक्टर या ट्रेट सबसे पहले एराइज हुआ, आपको याद रखना है कि पॉपुलेशन में जो कैरेक्टर या ट्रेट सबसे पहले एराइज हुआ होगा वो डोमिनेंट था। याद रखना, पॉपुलेशन में जो ट्रेट या कैरेक्टर सबसे पहले इवॉल्व हुआ होगा, एराइज हुआ होगा, वो डोमिनेंट था। और पॉपुलेशन में वो ज़्यादातर केसेस में यूजुअली बहुत कॉमन था, मतलब ज़्यादातर केसेस में वही दिखता था, वो डोमिनेंट था।
और डोमिनेंट से रिसेसिव, डोमिनेंट से जो रिसेसिव ट्रेट आया वो म्यूटेशन से आया था। डोमिनेंट से जो रिसेसिव एराइज हुआ वो म्यूटेशन से एराइज हुआ था। तो डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट वेरी कॉमन इन पॉपुलेशन। जो डोमिनेंट है वो पॉपुलेशन में बहुत ही कॉमन होता है। हमने फिर से बोला द ट्रेट विच एराइज, द ट्रेट या कैरेक्टर विच एराइज फर्स्टली इन पॉपुलेशन and most common was dominant, and from dominant recessive trait या character evolved due to mutation। dominant से जो recessive trait evolve हुआ वो mutation से हुआ। तो very common in population, वो dominant था। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, फ्री ईयर लोब्स इन ह्यूमंस। इंसानों में आप देखोगे ना, ये जो ईयर लोब नहीं होता, ईयर लोब, आप इसमें देखोगे ज़्यादातर लोगों का आप देखोगे ये जो ईयर लोब होता है फ्री होता है। और जैसे मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें आप देखोगे ना 2-4 का अटैच भी होता है, लेकिन कॉमन क्या था? फ्री ईयर लोब। तो फ्री ईयर लोब ये डोमिनेंट ट्रेट है, और जो अटैच वाला है ये रिसेसिव है। तो आप बोलोगे कि ऐसा कैसे होता है? तो सबसे पहले जो कॉमनली एराइज हुआ होगा पॉपुलेशन में ना, वो फ्री ईयर लोब वाला था। और फ्री ईयर लोब वाला ये कंट्रोल्ड बाय जीन, और उसी में क्या हुआ होगा? म्यूटेशन हो गया उसी जीन में, तो उसी से रिसेसिव वाले इवॉल्व हो गए आगे। फिर तो डोमिनेंट से जो रिसेसिव इवॉल्व होता है वो म्यूटेशन से इवॉल्व होता है। यहाँ पे एक सबसे खास बात हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपको याद रखना है, डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस, डोमिनेंट ट्रेट्स एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशंस। डोमिनेंट ट्रेट्स जो होता है ना वो होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन, दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस होता है। प्योर कंडीशंस में, हाइब्रिड कंडीशंस में, दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस होता है। तो इसका मतलब क्या है अभी हम आपको बताने वाले हैं। इसका मतलब अभी आपको हम बता देंगे। एक टर्म यूज होता है रिसेसिव। तो रिसेसिव का मतलब ये होता है डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट से ही रिसेसिव इवॉल्व हुआ, इवॉल्व्ड और एराइज इन पॉपुलेशन ड्यू टू म्यूटेशन। जो रिसेसिव ट्रेट्स है वो पॉपुलेशन में म्यूटेशन से राइज होता है। आप देखोगे जो रिसेसिव ट्रेट है एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशंस। जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता है। तो आप ये देखें ज़रा, जैसे आप ये मान लो कैपिटल टी है, इस प्लांट का क्रॉस हमने स्मॉल टी प्लांट से करा दिया। ये पी का मतलब है पेरेंटल जनरेशन। तो जब इनमें क्रॉस किया जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये बनेगा, ये है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन है। और यहाँ पे जो प्लांट्स बनेंगे ना, जितने भी प्लांट्स होंगे ये हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस टॉल होंगे।
तो ये F1 जनरेशन, P का मतलब होता है पेरेंटल जनरेशन। यहाँ पे P का मतलब, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, P का मतलब है पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। और यहाँ पे जो F1 लिखा हुआ है, F1, F1 का F की मतलब होता है यहाँ पे, F मीन्स फिलियल, फिलियल जनरेशन। ऐसे F1, F2 जितना भी होगा ना, F मीन्स फिलियल, F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अगर ऐसे ही F2 लिखा हुआ है तो सेकंड फिलियल जनरेशन। फिलियल के मीन्स होता है ऑफ स्प्रिंग्स या प्रोजनी, बच्चों वाला जनरेशन। ये पेरेंट वाला जनरेशन है और ये इनके ऑफ स्प्रिंग्स हैं, बच्चे हैं, तो इनको बोला जाता है फिलियल जनरेशन। F1 है तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F2 है तो सेकंड फिलियल जनरेशन। तो आप ये देखना, ये डोमिनेंट ट्रेट है, कैपिटल टी ये डोमिनेंट ट्रेट है, स्मॉल टी ये रिसेसिव ट्रेट है। तो ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है। और ये हाइब्रिड टॉल है, ये भी डोमिनेंट हुआ ना, हाइब्रिड टॉल हुआ तो ये भी डोमिनेंट हुआ। तो एक चीज़ आपको ये देखना है कि F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ है, इसका जो फिनोटाइप है, इसका जो हाइट है, वो किस पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है। जाहिर सी बात है इस पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, इससे रिजेंबल तो कर ही नहीं रहा है इसका फिनोटाइप। तो F1 जनरेशन में जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट। याद रखना, F1 जनरेशन में जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता जैसे ड्वार्फ वाला है, वो एक्सप्रेस हुआ ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं रिसेसिव। याद रखना है आपको कि F1 जनरेशन में जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट होता है, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो रिसेसिव होता है। एक टर्म हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जीनोटाइप। व्हाट इज जीनोटाइप? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टर्म जीनोटाइप। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जीनोटाइप का मतलब ये होता है जेनेटिक मेकअप या कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या है, जो कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो जीन है उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, कंस्टिट्यूशन क्या है, वही जीनोटाइप होता है। जेनेटिक मेकअप या कंस्टिट्यूशन, जेनेटिक मेकअप और कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। जैसे आप ये देखें, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये सब जीनोटाइप है, जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। एक टर्म यूज होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल appearance of organism। ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है ना, बाहर से मतलब वो कैसे दिखता है, वो उसका फिनोटाइप है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दो टर्म यहाँ पे यूज हो गया। एक सबसे जो बेसिक चीज़ है हम आपको बता दें कि किसी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप कैसे होगा, वो मेनली डिपेंड करता है उसका जीनोटाइप कैसा है, मेनली डिपेंड करता है उसका जीनोटाइप कैसा है। जीनोटाइप कंट्रोल्स
controls the expression of genotype controls the expression of phenotype. एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी है, ठीक है, ये हो गया जीनोटाइप, ये हो गया जीनोटाइप। और जिस प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी है उसका हाइट क्या होगा? जाहिर सी बात है वो प्लांट टॉल होगा, वो टॉल प्लांट होगा। तो यहाँ पे जो टॉल हो गया, हाइट हो गया, ये क्या है? ये इसका फिनोटाइप हो गया, फिनोटाइप। तो टॉल प्लांट मतलब यहाँ पे ये इसका हाइट दिखा रहा है, तो हाइट यहाँ पे हो गया फिनोटाइप। बाहर से आपको ये नहीं दिख रहा है कि वो कैपिटल टी है या स्मॉल टी, ये नहीं दिख रहा है आपको। बाहर से आपको उसका लंबाई दिख रहा है कि वो टॉल है कि ड्वार्फ है। तो जो दिख रहा है बाहर से वो फिनोटाइप है। और फिनोटाइप टॉल क्यों है? क्योंकि उसका जीनोटाइप इस तरीके का है। एक टर्म यूज होता है होमोजाइगस, आपने सुना भी होगा होमोजाइगस या प्योर, और एक शब्द यूज होता है हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड। होमोजाइगस, होमो मतलब सेम, जाइगस मीन्स जाइगोट, एक ही टाइप का जाइगोट, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस का मतलब ये होता है बोथ द एलील्स of the gene, both the alleles of the gene controlling expression of character are identical। मतलब किसी पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर है, उसके कंट्रोल करने वाला जो जीन है, उसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है, उसके दोनों एलील्स आइडेंटिकल हैं, उनका दोनों कॉपी एकदम एग्जैक्ट है, सेम है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल ए, स्मॉल ए। तो यहाँ पे आप ये देखें ना, दोनों एलील बिल्कुल आइडेंटिकल है, यहाँ भी दोनों आइडेंटिकल है, ये भी दोनों आइडेंटिकल है, ये भी दोनों आइडेंटिकल है। तो दोनों एलील, दोनों कॉपी एकदम बिल्कुल सेम है, तो इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों एलील सेम है तो इसमें जो गैमेट होगा ना, केवल एक ही टाइप का बनेगा। ये भी सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा, इससे भी सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, इससे भी सिर्फ एक टाइप का गैमेट बनेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गैमेट्स वन टाइप, ये भी सेम वन टाइप का। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई इंडिविजुअल होमोजाइगस है, कोई जीनोटाइप दिया है होमोजाइगस जीनोटाइप है, तो होमोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप या सेम टाइप ऑफ गैमेट्स। इसका मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि हमने जैसे यहाँ पे लिखा होमोजाइगस इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ गैमेट्स, सेम टाइप या वन टाइप ऑफ गैमेट्स। वन टाइप ऑफ गैमेट्स का मतलब एक गैमेट नहीं बनाएगा, गैमेट तो बहुत सारे हो सकते हैं, मिलियंस बिलियंस में हो सकते हैं,
लेकिन सबका जीनोटाइप, जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जीन का कंस्टिट्यूशन जो होगा वो सबका सेम होगा, इसलिए हमने बोल दिया एक टाइप का जीनोटाइप। अब आप ये बताइए, जैसे यहाँ पे ये कैपिटल टी है, तो ये प्लांट क्या होगा? ये प्लांट टॉल होगा, टॉल मीन्स डोमिनेंट होगा। स्मॉल टी है, ये रिसेसिव प्लांट है। ये ड्वार्फ होगा, ये भी डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। एक टर्म यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस को हम हाइब्रिड भी बोलते हैं। हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जाइगस मीन्स जाइगोट। हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड। तो हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड का मतलब ये हो गया कि बोथ द एलील्स ऑफ a gene are dissimilar। जब दोनों एलील डिफरेंट हों, डिसिमिलर हों, किसी कैरेक्टर के लिए एक जीन के दोनों एलील अगर डिफरेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जो हाइब्रिड बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, तो उसके जो दोनों एलील जो हो गए ना डिफरेंट हो गए, तो हेट्रोजाइगस हो गया। तो यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये ना हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड हो गया। तो आप ये बताइए, जो हेट्रोजाइगस है ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इस प्लांट का जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये बताना इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट या फिनोटाइप क्या होगा, आप सबको पता ही है। तो ये भी होता है टॉल, ये भी प्लांट टॉल होगा, डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया, हमने जैसे अभी पहले भी हमने बोला था कि अगर डोमिनेंट रेट है तो वो होमोजाइगस, जैसे टॉल डोमिनेंट होता है, ड्वार्फ रिसेसिव होता है। तो डोमिनेंट रेट होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन, दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, चाहे कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो, दोनों कंडीशन में प्लांट को टॉल ही होना है। लेकिन ड्वार्फ तभी बनेगा जब वो होमोजाइगस या प्योर कंडीशन में है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव वाला कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता है। रिसेसिव सिर्फ अपने आप को प्योर या होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। जो डोमिनेंट होता है वो होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो इसको हम रिमूव करते हैं, हटा देते हैं। एक दो टर्म्स हम आपको और भी बता देते हैं, जैसे पी तो हमने बता ही दिया था, पी का मतलब था पेरेंटल जनरेशन, पी मीन्स पेरेंटल जनरेशन, एंड F1 means first filial generation। filial का मीन्स हो गया ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग का जनरेशन जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं फिलियल जनरेशन। वन थिंग यू ऑल्सो शुड नो दैट जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है, अभी हमने पहले भी बताया था कि जो
हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है, जैसे मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है वो दो अलग अलग टाइप का गैमेट बनाएगा, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ये हो गया गैमेट्स। जबकि जो होमोजाइगस वाला था जो हेट्रोजाइगस है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाता है। और होमोजाइगस का भी हमने बता ही दिया था कि जैसे मान लीजिए कैपिटल टी है तो उससे सिर्फ एक ही टाइप का बनेगा कैपिटल टी, यहाँ पे आपको दो अलग अलग टाइप का मिल गया था। एक टर्म यूज होता है बैक क्रॉस, ये बेसिक है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बैक क्रॉस का मतलब यहाँ पे ये हो गया F1 hybrids crossed with देयर पेरेंट्स। जो F1 हाइब्रिड है अगर हम उसके पेरेंट्स से क्रॉस करा दें तो इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। जैसे मान लीजिए ये पेरेंट जनरेशन है, इसमें हमने एक को मेल दिखा दिया, मेल को मान लीजिए हमने लिख दिया कैपिटल टी, और एक को हमने फीमेल दिखा दिया, फीमेल को हमने लिख दिया स्मॉल टी। तो ये डोमिनेंट पेरेंट है, डोमिनेंट पेरेंट, ये वाइल्ड टाइप है, और ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव पेरेंट है। ये डोमिनेंट है तो टॉल होगा, ये रिसेसिव है तो ड्वार्फ होगा। तो अगर हम इन दोनों के बीच में क्रॉस करें तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि F1 हाइब्रिड जो प्रोड्यूस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ये F1 जनरेशन है और ये होगा हाइब्रिड टॉल। ये होगा हाइब्रिड टॉल। तो बैक क्रॉस यहाँ पे क्या है ये आपको ध्यान देना है। तो आप ये देखें ज़रा, ये जो F1 हाइब्रिड है इसको हम क्या करें, इनके पेरेंट्स से ही क्रॉस करा दें। इससे क्रॉस करा दें डोमिनेंट वाले से, या फिर हम इससे क्रॉस करा दें रिसेसिव वाले से, तो इसको हम बोलेंगे बैक क्रॉस। F1 हाइब्रिड जो है इसको हम डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करा दें या रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दें तो इसको हम बोलेंगे बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के दो पार्ट है, आपको याद रखना है। F1 हाइब्रिड को हमको पेरेंट से क्रॉस कराना है, डोमिनेंट पेरेंट से भी करा सकते हैं, रिसेसिव उल्टा क्रॉस करा दिया ना, तो इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस में दो चीज़ें हैं, एक एक करके हम बात कर लेते हैं। दो पार्ट है इसमें, एक तो है आउट क्रॉस और दूसरा है टेस्ट क्रॉस। दो चीज़ें हैं, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस का मतलब ये है कि जो F1 हाइब्रिड है इसका हम क्रॉस करा दें डोमिनेंट पेरेंट से, और टेस्ट क्रॉस का मतलब ये है कि जो F1 हाइब्रिड है इसका क्रॉस हम करा दें रिसेसिव पेरेंट से। जैसे अभी हमने इसके जस्ट पहले दिखाया था
कि हम बैक क्रॉस में डोमिनेंट से भी क्रॉस करा सकते हैं, रिसेसिव से भी करा सकते हैं, दोनों बैक क्रॉस ही है। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ऑल बैक क्रॉसेस आर टेस्ट क्रॉसेस, तो गलत है वो, क्योंकि वो तो आउट क्रॉस भी हो सकता है। लेकिन ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस, ये बात ठीक है। बट ऑल बैक क्रॉसेस आर टेस्ट क्रॉसेस, ये गलत है, वो आउट क्रॉस भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखें, जब अगर हम इनके बीच में क्रॉस करें, आउट क्रॉस के बारे में हम बात करें, तो F1 हाइब्रिड क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था। डोमिनेंट पेरेंट क्या था, कैपिटल टी था। इनके बीच में हमने क्रॉस करा दिया यहाँ पे। तो आप ये देखिए, अगर हम इनके बीच में क्रॉस करा दें तो ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड कितने टाइप का गैमेट बनाएगा, 2 टाइप का, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 टाइप का गैमेट बनाएगा। इससे कितने टाइप का गैमेट बनेगा, एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। गैमेट तो बहुत सारा बन सकता है, लेकिन वो टाइप सिर्फ एक ही होगा। तो जैसे यहाँ पे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, कैपिटल टी, एक ही टाइप का बनेगा। इससे 2 अलग अलग टाइप का बना, इससे सेम टाइप का गैमेट बना। यहाँ पे हमने दिखा दिया गैमेट्स। तो अगर हम इनको आपस में क्रॉस करा दें तो आप देख लो, इसका हमने इससे करा दिया तो कैपिटल टी, इसका हमने इससे करा दिया कैपिटल टी, इसका हमने इससे करा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका हमने इससे करा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। आगे हम आपको और भी तरीका बताएंगे क्रॉस कराने का तरीका कैसा होता है। तो एक जीनोटाइप के जो दोनों एलील्स हैं उनका दूसरे जीनोटाइप के एलील से ना क्रॉस कराना होता है, दोनों एलील से क्रॉस कराना होता है। तो ये हो गया। तो ये प्योर टॉल है, हाइब्रिड टॉल है। तो आपने ये देखा कि जितने भी प्लांट बने हैं यहाँ पे जितने भी प्लांट बने हैं, ऑल टॉल का मतलब 100% टॉल यहाँ पे बना है। ड्वार्फ यहाँ पे एक भी नहीं है। तो अगर आपसे बोला जाए कि टॉल और ड्वार्फ का रेशियो क्या है, यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ, इसका अगर रेशियो पूछा जाए तो 1:0, यहाँ पे जो रेशियो आएगा 1:0 आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आउट क्रॉस होता है, आउट क्रॉस का जेनेटिक्स में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है, नो सिग्निफिकेंस। आउट क्रॉस जो होता है इसका जेनेटिक्स में कोई भी महत्व या कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका आप पूछेंगे कि इसका रीज़न क्या है, इसका वजह क्या है, तो वजह हम आपको ये बता दें कि ये जो आउट क्रॉस होता है इससे कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, नो वेरिएशन एराइज। इससे कोई वेरिएशन आया ही नहीं, कहाँ वेरिएशन है, जितने भी प्लांट्स हैं सारे तो टॉल हो गए। तो जेनेटिक्स का मतलब ही था इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, और यहाँ पे वेरिएशन एराइज हुआ ही नहीं। यही वजह है कि आउट क्रॉस का जेनेटिक्स में कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंस इन जेनेटिक्स बिकॉज नो वेरिएशंस एराइज। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरा बैक क्रॉस का, दूसरा वाला जो पार्ट है टेस्ट क्रॉस का। तो टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब है हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। F1 हाइब्रिड क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट, जैसे आप ये देख लें कैपिटल टी स्मॉल टी, पीछे हमने दिखाया था ये F1 हाइब्रिड था, इसका क्रॉस हमने करा दिया रिसेसिव पेरेंट से, स्मॉल टी से हमने यहाँ पे क्रॉस करा दिया। तो ये टेस्ट क्रॉस हो गया। तो ये 2 टाइप का गैमेट बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे एक ही टाइप का गैमेट बना, बस स्मॉल टी वाला बना बस। मतलब जितने भी गैमेट्स बनेंगे इस इंडिविजुअल से, ये इंडिविजुअल अगर 1 लाख गैमेट बनाता है मान लीजिए, तो सारे के सारे गैमेट स्मॉल टी वाले ही होंगे, सबका जीनोटाइप स्मॉल टी होगा। अगर ये 1 लाख गैमेट बनाता है तो ये 2 टाइप का गैमेट बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 50% मतलब 50,000 गैमेट्स कैपिटल टी वाले होंगे और 50,000 गैमेट स्मॉल टी वाले होंगे। और इसमें अगर 1 लाख ये बनाता है तो 1 लाख के पूरे स्मॉल टी जीनोटाइप वाले ही होंगे। तो होमोजाइगस सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा, हेट्रोजाइगस 2 अलग अलग टाइप का गैमेट बनाता है। अब इनके बीच हम अगर क्रॉस करा दें तो
इन दोनों एलील से क्रॉस हम करा के देखेंगे। तो इसका हम इससे करा देंगे, अब फिर इसका इससे करा देंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ये जो दूसरा वाला एलील है ना, इसको इन दोनों एलील से क्रॉस करा देना है। स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, इससे हमने करा दिया। तो आप ये देखिए, ये और ये टॉल हो गया और ये ड्वार्फ हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 4 प्लांट मिले हैं, 4 प्लांट में 2 टॉल होंगे, 2 ड्वार्फ होंगे, मतलब यहाँ पे जो रेशियो आया है 1:1 का आया है। 50-50, 1:1 मीन्स 50% आपको यहाँ पे टॉल मिला है और 50% आपको यहाँ पे ड्वार्फ मिला है। जो रेशियो आया है टॉल और ड्वार्फ का 1:1 का रेशियो आया हुआ है, 1:1, 50-50। तो ये जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस, ये वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि इससे ना इसका जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है। टेस्ट क्रॉस का जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है, इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी से ही पॉपुलेशन में वेरिएशन एराइज हो रहा है। तो वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज वेरिएशंस एराइज, इससे वेरिएशन एराइज हो रहा है प्लांट में। तो टेस्ट क्रॉस का जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे ना, आउट क्रॉस आपको कहीं यूज नहीं मिलेगा, या आपको टेस्ट क्रॉस ही मिलेगा, क्योंकि इससे वेरिएशन एराइज हो रहा है। 1:1 का रेशियो आ रहा है, यहाँ पे तो 1 ही था, यहाँ पे 1:0 था, सारे के सारे प्लांट टॉल ही थे, तो वेरिएशन इससे राइज हो रहा है। तो यही वजह है कि जेनेटिक्स में टेस्ट क्रॉस का बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये जो 1:1 रेशियो है, ये रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है, टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या है, तो हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं। तो आपको हम बता देते हैं इसका यूज क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस क्या है, टेस्ट क्रॉस का यूज क्या है, ये हम आपको बता देते हैं, इम्पॉर्टेंट है बहुत। तो जैसे आप ये बताइए, पहला पॉइंट है ये जो 1:1 रेशियो है, 1:1 रेशियो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बता रहा है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इन टेस्ट क्रॉस 1:1 रेशियो इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, तो आप जवाब क्या दोगे। इसका आंसर ये है 1:1 ratio in test cross indicates that dominant trait present in हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस कंडीशंस, हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस कंडीशंस। टेस्ट क्रॉस में जो 1:1 रेशियो आता है, 1:1 रेशियो ये इंडिकेट करता है कि जो डोमिनेंट ट्रेट था वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में था। आप जैसे ही बताइए, हाइट की बात हो रही है, तो हाइट में डोमिनेंट क्या था, टॉल था। तो अगर 1:1 का रेशियो आ रहा है, अगर किसी क्रॉस में 1:1 का रेशियो आ रहा है, इसका मतलब ये था कि जो डोमिनेंट वाला ट्रेट था, मतलब जो टॉल वाला प्लांट था, वो कैपिटल टी तो नहीं था, वो कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशंस में था, हाइब्रिड कंडीशंस में था। क्योंकि अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में होता, अगर टॉल प्लांट होमोजाइगस कंडीशन में होता, तो आप बताओ कभी 1:1 का रेशियो आता क्या। जैसे मान लीजिए टॉल प्लांट है, होमोजाइगस कंडीशन में, प्योर कंडीशन में, कैपिटल टी कंडीशन में है,
तो आप अगर रिसेसिव से क्रॉस कराओगे तो जितने भी प्लांट होंगे सारे कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, ऑल टॉल। तो उससे तो कभी 1:1 का रेशियो आपको मिलेगा ही नहीं, उससे तो ऑल प्लांट टॉल हो जाएंगे, टॉल डॉर्फ का रेशियो 1:0 हो जाएगा। तो इससे यही पता चल जाता है हमको कि जितने भी 1:1 रेशियो इंडिकेट्स इन टेस्ट क्रॉस इंडिकेट्स दैट डोमिनेंट ट्रेट वो होमोजाइगस कंडीशन में नहीं था, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में था। ये आप देखें, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में था, तभी 1:1 का रेशियो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये पहली बात थी। और दूसरा सिग्निफिकेंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट दूसरा सिग्निफिकेंस है कि जो टेस्ट क्रॉस है, डोमिनेंट फिनोटाइप है, उसका जीनोटाइप पता करना हो, डोमिनेंट फिनोटाइप है उसका जीनोटाइप पता करना है तो आप टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं। टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन, पता करने के लिए, जानने के लिए, डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। ये सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने ये लिखा है कि टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या समझ में आया आपको, हम आपको बता दें। जैसे आप ये बताइए हमको, कोई पी प्लांट है, एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे, आपको समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल बना दिया कि मान लीजिए पी प्लांट है। पी प्लांट में बाहर से आपको क्या दिखता है, बाहर से आपको फिनोटाइप दिखता है, जीनोटाइप दिखता नहीं है। मान लीजिए सपोज कर लेना आप कि ये कोई पी प्लांट है, ये भी एक पी प्लांट है, ये भी एक पी प्लांट है, और ये भी एक पी प्लांट है, ये भी एक पी प्लांट है। तो ये 3 पी प्लांट है। अगर हम आपसे पूछें, तीनों प्लांट आपके सामने रख दिया गया है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जीनोटाइप क्या है, इसका जीनोटाइप क्या है, इसका जीनोटाइप क्या है, आपसे तीनों का हम जीनोटाइप पूछ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप ये तो बता दोगे कि ये ड्वार्फ प्लांट है। आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये टॉल दिख रहा है, टॉल प्लांट है, डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, टॉल है, ये रिसेसिव है। तो इसका तो आपने बता दिया कि ये ड्वार्फ प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है। ये भी बता दिया आपने कि ये टॉल है, और ये भी आपने बता दिया कि ये टॉल है। ठीक है, आपने क्या बता दिया, आपने फिनोटाइप बता दिया, याद रखना, आपने फिनोटाइप बता दिया। लेकिन अगर हम आपसे पूछ लें कि इन दोनों का जीनोटाइप क्या है, तो वो बता पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप तुरंत देख के नहीं बता पाओगे इसका जीनोटाइप क्या होगा। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट वाला है वो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन में किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है। इसका जीनोटाइप अगर आपको बताना हो आप तुरंत बता दोगे, क्योंकि ये ड्वार्फ है। तो ड्वार्फ या रिसेसिव, आपने पढ़ा है कि जो रिसेसिव वाला होता है वो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है। तो इसका तो आप तुरंत बता दोगे कि ये स्मॉल टी होगा। अभी हमने बोला था कि जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है बस। तो ये रिसेसिव है तो इसका जीनोटाइप तो आप बता दोगे कि स्मॉल टी होगा। लेकिन ये जो 2 टॉल प्लांट है इसका फिनोटाइप तो आपको पता है, क्योंकि फिनोटाइप बाहर से दिखता है। लेकिन टॉल वाला, डोमिनेंट वाला होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। उसका जीनोटाइप वो आप देख के नहीं बता पाओगे, तो फिर आप कैसे बताओगे? तो वही सेकेंड पॉइंट देखो, टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। ये टॉल प्लांट है, डोमिनेंट प्लांट है, टॉल प्लांट है, डोमिनेंट प्लांट है, इसका फिनोटाइप तो आपको पता है, लेकिन यू डोंट नो इट्स जीनोटाइप। तो उसके लिए आपको टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। टेस्ट क्रॉस में हम इसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दें। तो आप ये बताओ, इसका आपने क्या किया, टेस्ट क्रॉस करा दिया। टेस्ट क्रॉस में इसको आपने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दिया, ठीक है। इसको भी, इस प्लांट को भी आपने रिसेसिव
पेरेंट से क्रॉस करा दिया। अब इनसे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, जाहिर सी बात है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, इससे भी आपने क्रॉस कराया तो इसमें भी ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होंगे, ऑफ स्प्रिंग्स। अब आप उन ऑफ स्प्रिंग्स का एनालिसिस करो। सपोज यहाँ पे हमने इन दोनों प्लांट को क्रॉस करा, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, ऑफ स्प्रिंग में सारे प्लांट ऑल टॉल हुए, जितने भी है ना वो सारे टॉल हुए। और इस वाले क्रॉस में जितने भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उसमें टॉल और ड्वार्फ दोनों थे। 50% ये था, 50% ये था, 1:1 का रेशियो आया था। तो यहाँ पे आप तुरंत समझ गए, ओ अगर यहाँ पे सारे टॉल आ रहे हैं, इसका मतलब इस प्लांट का जो जीनोटाइप रहा होगा वो कैपिटल टी रहा होगा, तभी तो यहाँ पे सारे टॉल हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हो गए। और यहाँ पे टॉल ड्वार्फ दोनों आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में था। तो आप देखो, टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। ये जो डोमिनेंट टॉल प्लांट हैं इनका फिनोटाइप तो आपको पता ही है, लेकिन आपको डिटरमाइन करना है इसका जीनोटाइप, तो आप टेस्ट क्रॉस से पता चल गया। रिसेसिव का तो देख के ही पता चल जाएगा जीनोटाइप क्या है, लेकिन जो टॉल प्लांट है उसका आप देख के नहीं बता पाओगे कि उसका जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि जो डोमिनेंट वाला होता है, डोमिनेंट वाला होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी। तो टेस्ट क्रॉस से हम पता लगा लेते हैं उसको। एक टर्म यूज होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का क्या मतलब है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस का क्या मतलब है इसका हम आपको मतलब बता दें। इट मीन्स द क्रॉसेस इन विच source of gametes get रिवर्स्ड। जो रेसिप्रोकल क्रॉस होता है ना, ऐसा क्रॉस होता है जिसमें सोर्स ऑफ गैमेट जो होता है हम उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। मीन्स पेरेंट्स को ना हम रिवर्स कर देंगे। आपको हम दिखा देते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे आप ये देखें, पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया स्टेम हाइट। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया स्टेम हाइट। तो पेरेंट हमने यहाँ पे दिखा दिया, एक मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट हमने दिखा दिया कैपिटल टी, और फीमेल पेरेंट हमने दिखा दिया स्मॉल टी। ये टॉल है, डोमिनेंट रेट है, ये ड्वार्फ है, ये रिसेसिव ट्रेट है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, समझना है, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। तो मियोसिस होगा, मियोसिस से ये गैमेट बनाएगा, मियोसिस। डिप्लॉयड इंडिविजुअल जो होता है ना, वो मियोसिस से गैमेट्स बनाता है। जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो मियोसिस से गैमेट बनाता है। तो ये कैपिटल टी आया और ये स्मॉल टी आया, ये गैमेट है, गैमेट्स। तो जो पेरेंट होता है, पेरेंट में हम दो एलील दिखाते हैं क्योंकि एलील पेयर में होता है, एलिलिक पेयर में होता है। और गैमेट में सिर्फ एक ही कॉपी है क्योंकि गैमेट मियोसिस से बनता है। डिप्लॉयड इंडिविजुअल में मियोसिस से गैमेट बनता है, तो उसमें सिर्फ एक ही एलील आता है बस।
क्योंकि आपने पढ़ा है ना एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो जाता है, जिससे गैमेट के पास सिर्फ एक ही कॉपी आता है बस। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दो टर्म हैं, ये दो गैमेट बन गए यहाँ पे। अब आपने जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हाइब्रिड टॉल। जितने भी ऑफ स्प्रिंग होंगे ना वो सारे टॉल बनेंगे, हाइब्रिड होंगे, उनका जीनोटाइप हाइब्रिड होगा, सारे के सारे वो टॉल बनेंगे। अब हमने क्या किया, इसी का हमने रेसिप्रोकल दिखा दिया। इसी चीज़ को हम रेसिप्रोकल दिखा देते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस हमने लिखा है यहाँ पे। रेसिप्रोकल क्रॉस वो होता है जिसमें हम सोर्स ऑफ गैमेट्स रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप देखें पेरेंट में जो डोमिनेंट पेरेंट है वो हमने फीमेल को दिखा दिया, जो फीमेल है उसको हमने लिख दिया कैपिटल टी, और जो मेल है उसको हमने दिखा दिया स्मॉल टी। तो आप देखें ना, उल्टा हमने कर दिया। यहाँ पे आप देखो जो डोमिनेंट गैमेट था वो मेल पेरेंट से आ रहा था, यहाँ पे जो डोमिनेंट गैमेट है वो फीमेल पेरेंट से आएगा। ये आप देखिए, ये और जो रिसेसिव वाला गैमेट है वो मेल पेरेंट से आएगा। मियोसिस से इसने गैमेट बनाया, इसने भी पढ़ा है आपने, मियोसिस से गैमेट बनाया। तो यही रेसिप्रोकल क्रॉस है। यहाँ पे जो डोमिनेंट गैमेट था वो मेल पेरेंट से आ रहा था, रिसेसिव गैमेट फीमेल पेरेंट से आ रहा था। यहाँ पे जो डोमिनेंट गैमेट है वो फीमेल पेरेंट से आ रहा है, और जो रिसेसिव गैमेट है वो मेल पेरेंट से आ रहा है। तो वही है ना, द क्रॉसेस इन विच सोर्स ऑफ गैमेट्स गेट रिवर्स्ड। तो इन दोनों गैमेट का जब आपस में फ्यूजन होगा तो ऑफ स्प्रिंग का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और इसका जो ये F1 है, F1 जनरेशन। और जाहिर सी बात है यहाँ भी ना जितने भी प्लांट बनेंगे, ऑल प्लांट्स हाइब्रिड टॉल, जितने भी ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो सारे के सारे हाइब्रिड टॉल बनेंगे। तो आप ये बताना कि रेसिप्रोकल क्रॉस से जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने भी ऑफ स्प्रिंग थे यहाँ भी हाइब्रिड टॉल बने हैं, यहाँ भी हाइब्रिड टॉल बना है, तो रिजल्ट पे तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। आप देखो रेसिप्रोकल क्रॉस से रिजल्ट क्या रहा, यहाँ पे चेंज हुआ कि अनचेंज रहा? रिजल्ट्स रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ पे जो रिजल्ट रहा वो सेम रहा, एक ही रहा, अनचेंज रहा। तो अभी हम कुछ और भी चीज़ें, खास चीज़ें आपको हम यहाँ पे बताएंगे। और एक चीज़ ये भी है कि जो स्टेम हाइट है, स्टेम हाइट जो होता है, आपको अभी आपने पढ़ा था कंट्रोल्ड बाय टी जीन। स्टेम हाइट के लिए टी जीन था, और ये जो टी जीन है प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। जो टी जीन है ना ये ऑटोसोमल है। जैसे आप पढ़ोगे आगे 6 क्रोमोसोम ऑटोसोम, तो ये जो टी जीन होता है ऑटोसोम पे बैठा होता है, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे बैठा होता है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस से रिजल्ट जो होता है ना वो चेंज नहीं होता है। एक यहाँ पे नोट करके हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि अभी हमने बोला कि रेसिप्रोकल क्रॉस जो होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस से रिजल्ट अनचेंज रहता है, लेकिन कंडीशन सप्लाई, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई, इफ़ द जीन कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर
present on autosome, then reciprocal crosses produce same results. But if the genes controlling expression of trait present on sex chromosome and in cytoplasm, then reciprocal crosses produce entirely different result. रिजल्ट बदल जाता है. यहाँ पे हम नोट में लिख देते हैं, if the gene या genes controlling expression of character present on autosomes, then reciprocal crosses same result. If the genes present in cytoplasm means अगर वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, माइटोकॉन्ड्रियल है, माइटोकॉन्ड्रियल एंड प्लास्टिड जीन्स है. इसके अलावा एंड ऑन सेक्स क्रोमोसोम इसको हम सेक्स लिंक्ड भी बोलते हैं. देन रिजल्ट्स गेट चेंज्ड. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है, नोट करना है, इसको समझना भी है. हम एग्जांपल्स भी लेके समझाएंगे. हमने यहाँ पे ये बोला कि अगर if the genes controlling the expression of character present on autosomes, then reciprocal crosses produce same result. And if the genes present in cytoplasm and on sex chromosome या sex linked, then results get changed. तो अगर रेसिप्रोकल क्रॉस में अगर मान लीजिए कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन ऑटोसोम पे बैठा हुआ था, तो आप कितना भी उल्टा पुल्टा करके आप देख लोगे, रेसिप्रोकल करा दोगे, रिजल्ट बदलने वाला नहीं है. जैसे जस्ट अभी हमने आपको कुछ देर पहले स्टेम हाइट का एग्जांपल लिया था, उसमें टी जीन था. टी जीन साइटोप्लाज्मिक जीन है, साइटोप्लाज्म में बैठा हुआ टी जीन जो होता है ऑटोसोमल जीन है, ऑटोसोम पे बैठा हुआ है. तो आप रेसिप्रोकल करके देखे थे F1 हाइब्रिड में, दोनों केस में F1 हाइब्रिड में टॉल प्लांट ही बना था, ऑल टॉल, कोई रिजल्ट बदला नहीं था, तो सेम रिजल्ट था. लेकिन अगर हम कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लें जो जीन साइटोप्लाज्म में बैठा हो, साइटोप्लाज्म का मतलब जैसे आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 11th में, तो सेल वाले में आपने पढ़ा था कि किसी प्लांट सेल में ना डीएनए 3 जगह होता है. एक तो न्यूक्लियस में है, दूसरा एक न्यूक्लियस में था, दूसरा आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में है, और तीसरा आपने पढ़ा था कि प्लास्टिड में होता है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह में डीएनए आपने पढ़ा था. तो अगर ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, प्लास्टिड डीएनए जो होता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डीएनए, साइटोप्लाज्मिक जीन्स हम बोलते हैं, प्लाज्मा जीन्स बोलते हैं इसको हम, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स बोलते हैं. तो अगर वो न्यूक्लियर ट्रेट है, न्यूक्लियर जीन है, तो रिजल्ट नहीं बदलने वाला. लेकिन अगर वो साइटोप्लाज्मिक जीन है, या सेक्स लिंक्ड है, ये भी ध्यान देना, सेक्स लिंक्ड है, सेक्स क्रोमोसोम पे बैठा है, एक्स क्रोमोसोम पे बैठा है, वाई क्रोमोसोम पे बैठा है, तो रिजल्ट आपका रेसिप्रोकल क्रॉस का बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा. ये आपको याद रखना है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा. एक एग्जांपल लेके हम समझा देते हैं आपको.
जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, आगे हम इसी चैप्टर में डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे ना, तो ये डिटेल में आपको हम बताएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल ये रेसिप्रोकल क्रॉस को समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये एक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब ये डिसऑर्डर जो होता है ना, इसको कराने वाला जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे बैठा होता है, और जिस बंदे में डिसऑर्डर हो जाता है ना, इसका मतलब वो म्यूटेट होकर वो जीन रिसेसिव हो गया होता है। तो आप ये देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम दिखा देते हैं, पेरेंट हमने दिखा दिया, पेरेंट में ये मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट को हमने दिखा दिया कलर ब्लाइंड XCY, और फीमेल को हमने दिखा दिया नॉर्मल XX। इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करा दिया। ये कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड मेल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फीमेल है, इनके बीच में हमने क्रॉस करा दिया। तो आप ये बताइए, इससे दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, एक तो XC और दूसरा Y, क्योंकि ये हेमीजाइगस कंडीशन में है। हेमीजाइगस क्या है अभी आपको हम बताएंगे, क्योंकि आपने होमोजाइगस पढ़ लिया, हेट्रोजाइगस पढ़ लिया, हेमीजाइगस क्या होता है ना अभी हम आपको बताने की इसी के जस्ट बाद। और यहाँ पे ये नॉर्मल है, इससे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा XX, एक ही टाइप का रहेगा। तो आप मेल के इन दोनों गैमेट का फीमेल के इन दोनों गैमेट से क्रॉस करा दो आप, तो इसका इससे क्रॉस करा देंगे तो XCX, इसका हम इससे करा देंगे तो XCX, इसका हम इससे करा देंगे XY, इसका हम इससे करा देंगे XY। तो ये और ये दोनों कैरियर फीमेल्स हैं, कैरियर फीमेल्स। कैरियर को डिजीज नहीं होता है, ये डिजीज को अगले जनरेशन में अपने ऑफस्प्रिंग्स में कैरी करती हैं। और यहाँ पे जितने भी मेल्स हो गए ना, सारे के सारे नॉर्मल हो गए, नॉर्मल मेल्स हो गए, नॉर्मल मेल्स हो गए। अब ये आपने रिजल्ट देखा यहाँ पे, ये जो रिजल्ट आया ना इस टाइप को आपको इस तरीके का रिजल्ट आपको मिला। हम इसी का रेसिप्रोकल दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हमने लिख दिया रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्रॉस। उल्टा हम करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, पेरेंट में यहाँ पे आप देखो ना, हमने यहाँ पे मेल को कलर ब्लाइंड दिखाया था और फीमेल को नॉर्मल दिखा दिया था। तो यहाँ पे जो गैमेट्स थे, गैमेट्स सोर्स ऑफ गैमेट हम रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मेल को नॉर्मल दिखा देंगे, फीमेल को कलर ब्लाइंड दिखा देंगे। तो आप देख लें, मेल को हम नॉर्मल दिखा देते हैं XY, और फीमेल को हम दिखा देते हैं कलर ब्लाइंड XCXC। तो ये हो गया नॉर्मल और ये है कलर ब्लाइंड। फीमेल कलर ब्लाइंड है, मेल नॉर्मल है। अब इनके बीच में हम क्रॉस करा देते हैं। तो इससे दो टाइप के गैमेट्स बने हैं, आपको दिख रहा है X और Y। इससे एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे XC, एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे। तो ये रेसिप्रोकल हुआ ना। यहाँ पे जो अफेक्टेड गैमेट था वो मेल से आ रहा था, और यहाँ पे जो अफेक्टेड गैमेट है वो फीमेल से आ रहा है। तो सोर्स ऑफ गैमेट्स गेट रिवर्स्ड। ये रेसिप्रोकल क्रॉस है। अब आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट कैसे बदलता है आपको पता चल जाएगा। इनका इनसे आपने क्रॉस करा दिया XCX, इसका आपने इससे क्रॉस करा दिया XCX, इसका इससे आपने करा दिया XCY, इसका इससे आपने करा दिया XCY। तो जो डॉटर्स होंगी वो कैरियर्स होंगी,
कैरियर फीमेल्स बट अफेक्टेड मेल्स। अफेक्टेड को डिजीज्ड भी बोला जाता है। कलर ब्लाइंड मेल्स, यहाँ पे जितने भी बेटे होंगे, जितने भी सन्स होंगे, वो सारे के सारे कलर ब्लाइंड होंगे। आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जितने भी बेटे होंगे सारे के सारे कलर ब्लाइंड होंगे। तो दोनों में यहाँ का रिजल्ट और यहाँ का रिजल्ट आप अगर कंपेयर करके देखेंगे ना तो रिजल्ट आपको बदला हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बेटे थे सारे नॉर्मल थे, वहाँ पे जितने भी बेटे हुए सारे के सारे अफेक्टेड हो गए, डिजीज्ड हो गए। तो रेसिप्रोकल क्रॉसेस से यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यहाँ पे चेंज हो गया, चेंज्ड रिजल्ट। जो यहाँ पे रिजल्ट था ना वो बदला हुआ आपको मिला यहाँ पे। तो आप ये इसको नोट कर लें, समझ लें। एक दो टर्म्स और भी है जो आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। जैसे एक टर्म यूज होता है हेमीजाइगस। हेमी मीन्स हाफ, हाफ। तो यहाँ पे आप ये देखिए, हेमीजाइगस जो होता है, हेमीजाइगस का मतलब होता है ओनली सिंगल जीन या एलील ऑफ अ पेयर प्रेजेंट। ओनली सिंगल कॉपी, सिंगल एक ही कॉपी मौजूद होगा, बस एक ही कॉपी, किसी जीन का सिर्फ एक ही कॉपी होगा या एलील का एक ही कॉपी होगा, इसको हम बोलते हैं हेमीजाइगस। और ह्यूमन मेल्स है, ह्यूमन है, ड्रोसोफिला, इन सब में आप देखेंगे मेल्स आर हेमीजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड जीन्स। जो सेक्स लिंक्ड जीन्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, उनके लिए हेमीजाइगस होते हैं। जैसे आप देखें ना, ह्यूमन को हम दिखाते हैं XY से दिखाते हैं। तो आप ये बताइए, जैसे फीमेल है, फीमेल तो XX है, ये फीमेल है, ये मेल है, तो इसको हम बोलते हैं हेमीजाइगस। अब ये जैसे आप देखें, इसमें दो कॉपी है इसके पास, तो इसमें तो ऐसा कंडीशन है, अगर ऐसा कंडीशन है तो इसको हम बोल देंगे हेट्रोजाइगस। ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे ना, सी का मतलब है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो इसको हम बोल देंगे हेट्रोजाइगस। अगर ऐसा कंडीशन है इसको हम बोल देंगे होमोजाइगस। सी का मतलब यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन आप ये बताएं, मेल को कभी भी हम होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस तो बोल ही नहीं सकते इस कंडीशन में, क्योंकि उसके पास ऐसा कंडीशन थोड़ी ना है, एक ही कॉपी है। जब एक्स का एक ही कॉपी है तो उसको हम हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस कैसे बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं हेमीजाइगस। एक ही कॉपी है बस, सिंगल कॉपी अगर मौजूद हो किसी जीन का, एलील का या क्रोमोसोम का, तो उसको हम बोलते हैं हेमीजाइगस। ये है हेमीजाइगस, ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, और ये है हेमीजाइगस।
एक टर्म यूज होता है प्योर लाइन। प्योर लाइन को हम ट्रू ब्रीडिंग भी बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन। तो इसका क्या मतलब है आपको ये समझना है, इम्पॉर्टेंट है। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये है, अगर हम मान लीजिए कोई प्लांट ले लें, अगर हम कोई प्लांट ले लें और उसको हम लगातार कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाएं, तो वो जो प्लांट होगा ना उसमें होमोजाइगस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, प्योर कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और जो हाइब्रिड कैरेक्टर होगा, हाइब्रिड ट्रेट होगा, वो रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा, कभी जीरो नहीं होगा। याद रखना, कभी भी जीरो नहीं। आप 1000 बार क्रॉस करा दो, सेल्फ पॉलिनेशन 1000 बार आप करा दो, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। वो लगभग जीरो के नज़दीक हो जाएगा, नियर जीरो हो जाएगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। तो अगर हम किसी प्लांट को लगातार कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाएं, सेल्फिंग कराते जाएं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते जाएं, तो होमोजाइगस या प्योर कैरेक्टर बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस ट्रेड जो होता है, कैरेक्टर होता है, वो कम होता जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं। ऐसा करने के बाद जो प्लांट आपको मिलेगा कई जनरेशन के बाद, वो ट्रू ब्रीडिंग होता है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं plants produced after continuous self pollination, इसको हम सेल्फिंग भी बोलते हैं। तो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद, होने के बाद जो प्लांट प्रोड्यूस होता है, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन फॉर मैनी जनरेशंस, कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद जो प्लांट बनता है, फॉर मैनी जनरेशंस, एंड एग्जिबिट स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन। वो कई जनरेशन तक सेम टाइप का ट्रेट इनहेरिट करेगा, स्टेबल ट्रेट शो करेगा, इनहेरिटेंस करेगा, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग को हम प्योर लाइन भी बोलते हैं। तो कोई प्लांट है, आप उसको लगातार कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेट होने दें, तो उनसे जो प्लांट बनेंगे ना, उनको हम बोलेंगे प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। और एक टर्म यूज होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है ना, अकर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन फॉर सेवरल जनरेशंस, तो आप ये देखें, अगर हम किसी प्लांट को कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेट कराते जाएं, तो उससे जो प्लांट्स बनेंगे वो प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होंगे। उनमें हाइब्रिड कैरेक्टर या ट्रेट बहुत ही कम होगा, होमोजाइगस या प्योर कैरेक्टर उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो उस प्लांट को हम बोलेंगे ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब ये है, अगर आप किसी प्लांट को कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेट कराते जाओगे, तो उससे उसका जो हाइब्रिड ट्रेट है, हाइब्रिड कैरेक्टर है, वो तो कम होता जाएगा ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हाइब्रिड कैरेक्टर जो होंगे, आपने पढ़ा है कि हाइब्रिड प्लांट्स जो होते हैं, वैरायटीज जो होते हैं, वो डिज़ायरेबल होते हैं, उनका ईल्ड बहुत ज़्यादा होता है, उनमें डिजीज रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो लेकिन अगर आप उसको कई बार सेल्फ पॉलिनेट होने दोगे, तो प्लांट धीरे धीरे होमोजाइगस होता जाएगा, प्योर होता जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, जो कई बार कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन से बनता है। और जो प्लांट बनेगा ना, उसको हम बोलेंगे ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन प्लांट बोलेंगे हम। और जो प्लांट प्योर है, तो उसके ऑफस्प्रिंग भी ना, मतलब लिखा है स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, तो जैसे वो होगा अगले जनरेशन में उसके ऑफस्प्रिंग भी लगभग उसी टाइप के बनेंगे।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि ये जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होता है ये नियर होमोजाइगस होता है, नियर होमोजाइगस। कभी भी 100% होमोजाइगस तो हो ही नहीं सकता है, नियर होमोजाइगस होगा। आपने लिखा है ना, कई बार सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, कई जनरेशन तक कराना है। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए पेरेंट है, पेरेंट हमने ले लिया कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये भी प्योर डोमिनेंट है, प्योर डोमिनेंट, और ये रिसेसिव है। रिसेसिव को प्योर ना भी लिखोगे ना तब भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिसेसिव है तो प्योर ही होगा, प्योर रिसेसिव। डोमिनेंट वाला प्योर हाइब्रिड कुछ भी हो सकता है, रिसेसिव तो प्योर ही होगा, अगर आप ना भी लिखो तब भी समझ में आ जाएगा। इनके बीच में अगर हम क्रॉस करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे बना ये। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन। अब हमने क्या किया, इसका सेल्फिंग करा दिया। सेल्फिंग का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया हमने इसका। तो कैपिटल टी स्मॉल टी बाइसेक्सुअल प्लांट है तो उसका मेल फीमेल का आपस में आपने क्रॉस करा दिया। सेल्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल फीमेल का क्रॉस करा दिया, तो सेल्फ पॉलिनेशन आपने करा दिया। तो आप अगर इनके बीच में क्रॉस करा के देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, तो आपको यहाँ पे ये 3 अलग अलग जीनोटाइप मिला। ये जीनोटाइप आपको कितना मिला है, प्योर डोमिनेंट, प्योर टॉल, ये आपको मिला है 1/4, 4 में से 1 आपको मिला है, ठीक है। और ये जो हाइब्रिड है, ये जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस है, ये आपको 4 में से 2 मिला है। 2/4 का मतलब है 1/2, 1/2। और ये प्योर रिसेसिव, ये आपको मिला है 1/4। तो ये बताएं आप, जो आपको सेल्फिंग कराने के बाद जो सेकंड जनरेशन है, F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में आपको प्योर मिला 1/4, ये आपको मिला प्योर। और 1/2 50% आपको मिला है हाइब्रिड। ये आप ध्यान दीजिएगा कि 4 में से 1 ये आपको प्योर टॉल मिला है, 4 में से 1 आपको प्योर डॉर्फ मिला है, और 4 में से 2 आपको हाइब्रिड मिला है। अब आप फिर से आप ले लीजिए इसी हाइब्रिड का आप फिर से क्या करें, सेल्फिंग करा दें। इसी हाइब्रिड का आप फिर से सेल्फिंग करा दीजिए, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका आप फिर से सेल्फिंग कराएंगे। तो जाहिर सी बात है जब आप कराएंगे तो जो हाइब्रिड है, बात तो वही सेम हो गया ना, बात तो यही हो गया। जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड फिर से आपको मिलेगा 1/2, फिर से मिलेगा आपको 1/2, सेम क्रॉस है ना। और आप इस हाइब्रिड को ये फिर से आपने इसका सेल्फिंग करा दिया, फिर से आपने सेल्फिंग करा दिया। तो जाहिर सी बात है फिर से आप जब सेल्फिंग कराएंगे तो फिर से आपको जो हाइब्रिड है, फिर से आपको हाइब्रिड मिलेगा 1/2, फिर से आपको हाइब्रिड मिलेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि लगातार सेल्फिंग कराने से जो हाइब्रिड ट्रेट है वो घटता कैसे है, होमोजाइगस या प्योर बढ़ता कैसे है। आप सोचोगे कि हर बार तो 1/2 आ रहा है, लेकिन एक बात ये बताइए, आपने यहाँ पे पहली बार ऐसा किया, यहाँ पे आपने दूसरी बार ऐसा किया, ये तीसरी बार आपने ऐसा किया। तो पहली बार जब आपने पहली बार किया तो हाइब्रिड कितना आया था, 1/2 आया था। दूसरी बार भी 1/2 आया, तीसरी बार भी 1/2 आया। लेकिन इन तीनों को अगर आप तीनों जनरेशन को मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप देखें ना 1 2 3, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो पहली बार देखें 1/2, दूसरी बार भी देखें 1/2, तीसरी बार भी देखें आप 1/2, तो कितना आ गया
1/8 आ गया। यहाँ पे 1/8 1/2 का मतलब क्या था, 50% था, ठीक है। और 3 जनरेशन बाद 3 बार ऐसा क्रॉस कराने के बाद 1/8 का मतलब हो गया 12.5%। इतना परसेंट आपका क्या रहा, हाइब्रिड रहा। इसका मतलब जो बचा था वो क्या था, जो बचा था वो ये वाला रहा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी रहा होगा। इसका मतलब यही हो गया ना, 3 जनरेशन के बाद वो 12.5% ही बचा। इसका मीन्स 87.5% क्या हुआ होगा, ये प्योर हुआ होगा। ऐसे ही फिर से आप इसको अगर सेल्फिंग करा देंगे तो वो जो 1/8 दिख रहा है ना, इंटू 1/2 और कर दीजिए आप, तो ये आपका जो 12.5% है ये 6.25% हो जाएगा। ऐसे आप 1000 बार क्रॉस करा दीजिए, सेल्फिंग 1000 बार करा दीजिए, तो जाहिर सी बात है 0.00 समथिंग कुछ ना कुछ तो आएगा ना। कभी जीरो तो बिल्कुल होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो जो ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन प्लांट होता है वो नियर होमोजाइगस होता है। अभी हमने लिखा था नियर होमोजाइगस होता है, मतलब कभी वो जीरो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ज़्यादातर सेल्फ पॉलिनेशन करने से आप देखोगे ना, लगातार सेल्फिंग कराते जाओगे तो जो प्लांट बनेगा उसके हाइब्रिड कैरेक्टर बहुत कम होते जाते हैं, होमोजाइगस कैरेक्टर बढ़ता जाता है। यही इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसी को हम बोलते हैं। एक दो टर्म है यहाँ पे आपको हम और समझा देते हैं, इंपॉर्टेंट जो है समझना है आपको, बहुत ज़रूरी है। वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर में 2 कंट्रास्टिंग या अपोजिट ट्रेड्स आपको मिलेंगे, ट्रेड्स। जैसे एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल है स्टेम हाइट इन पी प्लांट। पी प्लांट में जो स्टेम हाइट है, स्टेम हाइट एक कैरेक्टर हो गया और इसमें 2 ट्रेट हैं, 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं। 2 ट्रेट आपको मिल जाएंगे इसमें, एक तो आपको मिल जाएगा टॉल और दूसरा आपको मिल जाएगा ड्वार्फ। तो ये डोमिनेंट हो गया, और ये डोमिनेंट, और ये आपको मिल गया रिसेसिव मिल गया। तो डोमिनेंट को हम पहले भी बता दिए थे, इसको हम वाइल्ड टाइप बोलते हैं, वाइल्ड टाइप। और जो रिसेसिव होता है इसको हम बोलते हैं म्यूटेंट टाइप। तो इन वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट होते हैं और दोनों ट्रेट एक दूसरे के कंट्रास्ट होते हैं, अपोजिट होते हैं। जो डोमिनेंट वाला होता है वाइल्ड टाइप होता है, रिसेसिव वाला जो होता है म्यूटेंट होता है। अभी हमने बताया था कि जो रिसेसिव ट्रेट है वो डोमिनेंट वाले एलील या जीन में म्यूटेशन से ही वो बनता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं म्यूटेंट टाइप। तो एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है, अभी हमने बोला था कि जीन कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। आपको पता है जीन कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। तो ये जो स्टेम हाइट है कंट्रोल्ड बाय टी जीन, हाइट के लिए जो जीन होता है ना, टी जीन होता है, कंट्रोल्ड बाय टी जीन। अब जैसे ये टॉल प्लांट है तो टॉल के लिए कौन सा एलील होगा, इसके लिए होगा कैपिटल टी एलील, और ड्वार्फ के लिए होता है स्मॉल टी एलील होता है। तो
एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाई जीन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट कंट्रोल्ड बाई एलील। और आपने पढ़ा था कि एक जीन के 2 एलील हैं तो एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट हो गए। तो बात तो वही हो गया ना कि एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाई जीन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाई एलील्स। तो टी जीन के 2 एलील है, अगर वो डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ट्रेट को कंट्रोल करेगा, रिसेसिव एलील है तो रिसेसिव ट्रेट को कंट्रोल करेगा, और हाइट को कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन कर रहा है। तो एक जीन के 2 एलील, वैसे ही एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट, कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है जीन और ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है एलील। आगे हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के बारे में बात करते हैं। इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका बहुत आपने नाम सुना होगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स। 10th में भी आपने इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। यहाँ भी हम आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में बात कराते हैं, बताते हैं इनके बारे में। फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल साहब को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। 1822 में इनका बर्थ हुआ था, 1884 में इनका डेथ हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है हम आप यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आपको इसको जितना भी टॉपिक हमने पढ़ाया है आपको घर पे अच्छे से रिवाइज करना है। इसके जो डाउट्स होंगे आप क्लास में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे भी दिक्कत होगा बात कर लिया जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।